या हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम बैक। चलिए, 3 दिन की छुट्टी मैंने आपसे ली थी, छुट्टियां ख़त्म हो गई, वापस आते हैं वर्क पे। आज के हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल था भाई। फॉरेस्ट ग्रासलैंड की बात होगी, नेशनल क्लाइमेट प्लान्स की बात होगी, कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी, ठीक है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इम्पैक्ट कर रहा है उसकी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दूँ, इम्पॉर्टेंट है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि भाई यूएसए ने आज विड्रॉ कर लिया आईएसए से, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, जो इंडिया और फ्रांस का एक जॉइंट एफर्ट था, इनिशिएटिव था कि भाई सोलर एनर्जी को एम्पावर करने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में ही था, गुरुग्राम में। आई थिंक 105वां मेंबर जो बना था मालदोवा बना था, ठीक है। तो इससे यूएसए ने विड्रॉ कर दिया। आई डोंट नो वाई यूएसए इज़ डूइंग दिस, कि भाई रशिया और उसके तेल का मसला इतना बढ़ जाएगा कि आप देख ही रहे हो। कुछ दिन पहले फ्रांस के जो पीएम है मैक्रॉन, और जो पीएम मोदी हैं, उनकी भी एक कहना चाहिए अभद्र तरीके से मिमिक्री करी गई लाइव ट्रम्प के द्वारा। आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू डिस्ट्रॉय द इंटरनेशनल रिलेशन विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो चलिए ठीक है। तो यही थी डेवलपमेंट, ये थी कि भाई विड्रॉ कर लिया है आईएसए से यूएसए ने। तो चलिए आगे इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि भाई हम सिर्फ जो है फॉरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। भाई आपको पता होगा ये चीज़ कि जैसे धरती है, धरती के इधर एटमॉस्फेयर है, उसमें एक लेयर ट्रोपोस्फेयर है। तो इसमें मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, ऐसे 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 धुआं जो निकल रहा है वो जमा हो गया। इसके साथ कुछ और गैस जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मीथेन, CH4 होता है आई थिंक। चलिए, तो ये सब चीज़ें भी हैं, जमा हो गई, रिलीज़ हो रही हैं, गाड़ी से निकल रही हैं, एसी से निकल रही हैं, फ्रिज से निकल रही, तो कहीं तो जाएंगी, तो यहाँ जमा हो गई। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये होता है कि सूरज से जो गर्मी आती है, जिसको इंसोलेशन कहती है, जब ये गर्मी आती है तो बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी पे आती है और इसको भेजते हुए धरती टकराती है। धरती कुछ ऊष्मा अपने पास रखती है और बाकी की ऊष्मा को वापस भेजती है, लेकिन जब वापस भेजती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो भाई अगर ये गैसेस यहाँ नहीं होते तो ये ऊष्मा जो वापस जा रही है, धरती वापस भेज रही है एक्स्ट्रा को, ये आराम से आउटर स्पेस में चले जाते। लेकिन इन गैसों के यहाँ होने के कारण ये ऊष्मा आउटर स्पेस में नहीं जाती और यहीं फंस के इसको गर्म करने लगती है। और यही चीज़ थ्रू आउट द ग्लोब हो रही है, क्योंकि हर जगह ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि भाई जो ऊष्मा चली जानी चाहिए थी वो जमा हो गई, और फिर इन सब तरफ की ऊष्मा और धरती की खुद की ऊष्मा ने एक प्रेशर कुकर टाइप का यहाँ पे बना दिया, जिससे क्या हुआ, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे और जो भी कोस्टल रीजन है, चाहे किसी भी देश के हों, उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ओशन वाटर जो है वो राइज हो जाएगा और सबमर्ज कर जाएंगे कोस्टल प्लेन्स। तो ये खतरा है। उसके साथ साथ जो जितना भी पैटर्न है क्लाइमेट का, वो सब डैमेज हो रहा है। जैसे आप देखो, अब रबी की फसल है तो उसमें कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, खरीफ में नहीं हो पा रहे, कभी बारिश हो जा रही है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है। ये सारे कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट के। तो भाई इससे फाइट करने के लिए हम दो काम कर रहे हैं। पहला कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कट करें, मोंटेरो प्रोटोकॉल, ठीक है। और मान के चलिए अभी हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम कार्बन को, मतलब कि ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना निकले, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो कम हो जाए। और पहले तो हम कट कर रहे हैं कार्बन के इमिशन को, दूसरा जो इमिशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रलाइज करने कैसे करेंगे? तो भाई फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं कि भाई जो कार्बन निकला है फॉरेस्ट अपने पास ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके चलते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट के साथ एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, और वो है ग्रासलैंड। इसी के बारे में पूरी चीज़ है, समझते हैं। चलिए देखिए, CO2 जो गाड़ियों से निकला, फैक्ट्री से निकला, एटमॉस्फेयर में आया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा
कार्बन को अपने पास रख लिया और बदले में क्या दिया, ऑक्सीजन। इतनी बेसिक साइंस तो हमको पता है, फोटोसिंथेसिस हम सब पढ़ते आए हैं। ये कार्बन कहाँ गया, आइए देखते हैं कहाँ गया। देखिए 1% कार्बन जो है वो लीव्स रखते हैं, 40% ट्रंक यानी ये तना और ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ वहाँ चली जाती हैं, 13% रूट में, और 45% जो है वो सॉइल में चली जाती है रूट्स के ज़रिए और ऑर्गेनिक मैटर के ज़रिए। और बाकी जो 1% बचता है वो कहाँ चलता है, तो ये देखिए जो यहाँ से टहनियाँ टूट के गिर रही हैं, पत्ते टूट के गिर रहे हैं, यहाँ भी होता है। ठीक, 1% यहाँ, तो 45 + 40 85 + 13 98 + 1 99 + 1 100। इस प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन होता है कार्बन का ट्रीज के ज़रिए या फॉरेस्ट के ज़रिए। बट यहाँ जो छोटे छोटे घास है ना, ये भी ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, ग्रासलैंड्स को इग्नोर कर देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए साइंटिस्ट ने बार बार ये बात कही है कि भाई क्लाइमेट पॉलिसी जब भी आप बना रहे हो ना, तो सिर्फ फॉरेस्ट को ध्यान में मत रखो, और भी जो चीज़ें हैं और भी जो इकोसिस्टम है जैसे कि ग्रासलैंड, उनको भी ध्यान में रखो। लेकिन साइंटिस्ट के इतने बार बार कहने के बावजूद भी भाई यूनाइटेड नेशन की जो बैठक होती है यूएनएफसीसी की 2022 में हुई, तो भाई उन्होंने उसमें साइंटिस्ट ने खुलकर कहा, देखिए ऑल बायोम्स को, यानी हर प्रकार के जितने भी इस तरह से समझिए कि डिजर्ट्स हो गए, वेटलैंड हो गए, ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन सबको आप कंसीडर करो। ठीक है, ग्रासलैंड को तो खास करके कंसीडर करो कि भाई उनको, उन पे भी एक्शन लो, उनको भी कंजर्व करो, उनको भी फिर से जो अगर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनको फिर से रिफॉरेस्टेशन करो। ठीक है, चलिए इसका री ग्रासलैंड तो नहीं कह सकते, रिफॉरेस्टेशन ही एक मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको वापस से रिस्टोर करो, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा। लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ भाई। COP30 की फिर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की फिर से बैठक हुई ब्राज़ील में, इसमें भी क्या हुआ, इतने कहने के बावजूद भी प्रायोरिटी किसको दी गई, फॉरेस्ट को, और पर्टिकुलरली उसमें भी किसको, अमेज़न के जंगलों को। जो कुछ फंड भी बनाए गए जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF, इसने भी सिर्फ भाई फॉरेस्ट को सपोर्ट किया और इग्नोर किया किसको, ग्रासलैंड को। और ग्रासलैंड मैंने आपको बताया जिस प्रकार से पेड़ एब्जॉर्व करते हैं उसी प्रकार से ग्रासलैंड भी एब्जॉर्व करते हैं। चलिए ग्रासलैंड देखिए कई प्रकार के होते हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टेपीज टाइप के ग्रासलैंड आपको मिलेंगे यूरोप में और नॉर्थ एशिया में, प्लूटास आपको मिलेगा हंगरी में, पेरीज आपको मिलेगा यूएसए में, पैम्पास मिलेगा अर्जेंटीना में, वेल्ड मिलेगा साउथ अमेरिका में, डाउन्स मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, कैंटेबरी मिलेगा न्यूजीलैंड में, सवाना मिलेगा अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में, और टियागा मिलेगा यूरोप और एशिया में। यहाँ आप मैप पे भी देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है ग्रासलैंड का। आप सोचिए कितना ज़्यादा कार्बन को जो है ऑब्जॉर्व करते होंगे, आप सोच सकते हैं इतना बड़ा एरिया है स्टेपीज का। यहाँ पे मंचूरियन ग्रासलैंड है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन सवाना, डाउन कैंटेबरी यहाँ हो जाएगी न्यूजीलैंड पे, वेल्ड साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, और अफ्रीका में यहाँ सवाना तो है ही, पैम्पास है अर्जेंटीना में, कैंपोज है, ल्यानोज है, पेरीज है, प्लूटास है। देखो कितना ज़्यादा बड़ा एरिया है, बट हम इसको कंजर्व कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, फॉरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब देखिए कुछ फोटोज़ मैंने आपको लगाया, देखिए स्टेपीज़ जो है यहाँ जो यूरोप और नॉर्थ एशिया में मिलता है स्टेपीज़, यहाँ देखो स्टेपीज़ किस प्रकार के हैं, हरे हरे घास के मैदान, ठंडा प्रदेश है ना थोड़ा। और फिर आप देखो पैम्पास, ये जो अर्जेंटीना वाला पैम्पास है, यह देखो रुईदार थोड़ा आपको मिलेगा, अलग टाइप का रुईदार। फिर देखो वेल्ड जो साउथ अफ्रीका वाला है, भाई थोड़ी गर्मी है, इक्वेटर के पास है साउथ अफ्रीका का रीजन, देखो भूरे भूरे घास मिलेंगे। इसी प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र में ग्रासलैंड फैले हैं और ये भी कार्बन को न्यूट्रलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर कार्बन सिंक मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑफन स्टोरिंग मोर कार्बन अंडरग्राउंड देन फॉरेस्ट, की भाई ज़मीन में सीधे, क्योंकि भाई है क्या घास के पास, ऊपर की हरियाली है और नीचे जड़ है, तो भाई सीधे कह सकते हैं माइक्रोब्स की मदद से सीधे जो है कार्बन को वो सॉइल में भेज देते हैं, और जो सॉइल में कार्बन होता है ना वो ज़्यादा देर तक ट्रैप्ड रहता है, ज़्यादा सिक्योर रहता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से ज़्यादा इसमें इम्पैक्टफुल है। और रिच बायोडाइवर्सिटी को भी भाई, अब देखो माइक्रोब्स हैं जहाँ कार्बन रिच है, तो माइक्रोब्स भी है, ह्यूमस भी है, तो रिच बायोडाइवर्सिटी भी होगी, वहाँ पे फ्लोरा फौना भी अच्छा ग्रोथ करेगा, सॉइल हेल्थ भी अच्छी होगी कार्बन रिच।
दूसरा क्या है, सस्टेन पेस्टोरल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी, उनको भी सपोर्ट करेगा ग्रासलैंड रहेगा। तो जैसे कि इंडिजीनियस कम्युनिटी में आप समझ लो आर्यंस, और आर्यंस क्या थे, तो भाई चरवाहे थे। चरवाहे को क्या चाहिए, पेस्टोरल लैंड यानी चारागाह चाहिए। तो भाई चारागाह इंडिजीनियस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है क्या, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ही तो चारागाह होता है, वहाँ वो अपने मवेशियों को चराते हैं, खिलाते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं, फिर अपना गुजर बसर करते हैं। तो इतने सारे यूजेस हैं ग्रासलैंड के, बट हम क्या करते हैं, ग्रासलैंड को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, उनको एम्प्टी खाली एक बंजर भूमि समझते हैं और वेस्टलैंड समझते हैं कि भाई कोई यूज़ ही नहीं है, इसको हम क्यों क्यों कंजर्व करें, नेग्लेक्ट करते हैं और डिस्ट्रक्शन के ऊपर ढकेल देते हैं। ठीक है, थ्रेट्स क्या है, ग्रासलैंड को सबसे बड़ा खतरा किन चीज़ों से है। ठीक है, ग्रासलैंड आर अमंग मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम, कि भाई सबसे ज़्यादा खतरे में है ये इकोसिस्टम ग्रासलैंड का। क्यों है, तो देखिए 5 तरह की चीज़ें हैं। पहला कि भाई जो भी ग्रासलैंड है उनको हम एग्रीकल्चरल लैंड में बना दे रहे हैं या फिर प्लांटेशन लैंड में बना दे रहे हैं कि भाई यहाँ खेती होगी। तो भाई पेड़ और फॉरेस्ट को काटना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घासों को काटना आसान है, उड़ा दो, किसने रोका है, क्लियर कर दो। तो हम घासों को क्लियर कर देते हैं। दूसरा क्या है, माइनिंग है, फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन में, इन सब चीज़ों में भी भाई बड़े बड़े क्षेत्रों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, बड़े बड़े ग्रासलैंड को नोच दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। तीसरा क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज। अब इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है कि मान लीजिए एक लैंड है, यहाँ पे कोई प्राइमरी वेजिटेशन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए टाइप के पौधे उगते हैं, कोई बी टाइप की स्पीसीज बाहर से आई, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बी टाइप की स्पीसीज है, इसने ए टाइप को ख़त्म ही कर दिया और खुद यहाँ पे बस गया, इसको कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। और ये प्लांट्स में भी होता है और ये एनिमल्स में भी होता है, यानी दोनों तरह की चीज़ों में होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए बफल ग्रास, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब ये क्या करेगा, किसी एक प्रकार के ग्रासलैंड में आ जाएगा और पूरे ग्रासलैंड को नष्ट करके खुद की जनसंख्या बढ़ा लेगा। ये देखो, ये थोड़ा रुई नुमा है ना, ऊपर से रुई नुमा है। भाई जब इसमें आग लगती है तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्रासलैंड साफ हो जाते हैं, तो ये एक दिक्कत पैदा करता है। दूसरा देखिए, ये वाले पौधे को आपने देखा होगा तालाब में या फिर कहीं पानी का जमावड़ा हो उसमें, ये क्या करते हैं भाई, ये भी काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ाते हैं और वहाँ के जो वनस्पति हैं, जो फिशेज़ हैं, यहाँ तक कि ये ऑक्सीजन इतना अब्जॉर्ब करते हैं पानी से कि फिशेज़ मरने लगती हैं। ठीक है, और अपनी तादाद खूब बढ़ाते हैं। तीसरा, ये तो सबसे कॉमन है, इसको तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये गुलाबी और ब्लू कलर में भी होता है, लैंटेना कहते हैं इसको। इसको जंगली घास भी हम कह देते हैं कि भाई कहीं खेती वेती हो रही होगी तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद उगाता है और फैलने लगता है, तो इसको हर बार काटना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जो है ग्रासलैंड को नष्ट करती हैं। ठीक है, चौथी क्या है कि फायर सप्रेशन पॉलिसी, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक पेड़, दो पेड़ है, इसकी इतनी पत्तियाँ गिरी, इसकी इतनी पत्तियाँ गिरी, ठीक है, कुछ दिन में इसमें मान लीजिए आग लग गई। ठीक, किसी ने बुझाया नहीं, तो ये आग लग के इतनी दूर की पत्तियाँ, यानी पूरा फ्यूल साफ़ हो गया, ये ज़मीन साफ़ हो गई, और ये ज़मीन, इसमें भी आग लगी, ये भी साफ़ हो गई। एक तो ये कंडीशन होती थी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट भी देखती है कि भाई कहीं भी अगर आग लग रही है ना, तुरंत बुझा दो, साफ़ मत होने तो तुरंत बुझा दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पत्तियाँ गिरी थी, यहाँ पत्तियाँ गिरी थी इतनी दूर में, अब धीरे से आग स्टार्ट हुई, यहाँ बस जली तो इसको गवर्नमेंट ने तुरंत बुझा दिया, यहाँ बस जली, इसको गवर्नमेंट ने तुरंत बुझा दिया, तो बाकी तो बच गई ना, ये पत्तियाँ बच गई यहाँ, ये पत्तियाँ बच गई यहाँ। फिर दोबारा हुआ, यही सेम प्रोसेस दोबारा हुआ, तो और पत्तियाँ जमा हो गई, यहाँ आग लगी तुरंत बुझा दिया, और जमा हो गई, बाकी तो बचते जा रही है, पूरा फ्यूल तो ख़त्म हो नहीं रहा। ऐसे होते होते एक बार ढेर लग जाएगा, और जब उस ढेर में गलती से आग लग जाती है तो पूरे के पूरे ग्रासलैंड साफ़ हो जाते हैं। तो भाई अगर आप साफ़ नहीं होने दोगे तो पत्तियाँ तो जमा हो रही हैं, लकड़ियाँ तो जमा हो रही हैं, जब उसमें भीषण आग लग जाएगी तब वो कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। ठीक है, इसी की बात यहाँ भी है कि फायर रोक नीति से जंगल की आग कैसे भयानक हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ आपको समझा दिया, ये चीज़ आप यहाँ चाहे तो पढ़ भी लीजिएगा। ठीक, और लास्ट में क्या है कि भाई सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया तो इसमें भी ग्रासलैंड जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ग्रासलैंड नष्ट होते हैं उससे कार्बन इमिशन बढ़ जाता है, क्योंकि देखो अब आग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस है कि रिलीज़ होगी, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा, तो इससे क्या है कार्बन इमिशन भी बढ़ जाता है। तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं देते हैं। चलिए एक केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के ग्रासलैंड के बारे में की गई है केस स्टडी है। चलिए क्या कहती है। ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट ग्रासलैंड है ना, वो लगभग 1/3 है कंट्री का, मतलब देश को पूरा 1/3 तो यही है क्या, डेजर्ट ग्रासलैंड। ठीक, इसमें क्या है, इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक इंडिजीनियस डिजर्ट अलायंस। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इन ग्रासलैंड्स को। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि भाई क्योंकि ये इंडिजीनियस है, यानी वहीं के लोग हैं, लोकल्स हैं, तो इनको ट्रेडिशनल बर्निंग मेथड पता है कि भाई जो ऊपर चीज़ मैंने आपको समझाई कि कैसे प्रोटेक्ट करना। अगर छोटी आग कहीं लग रही है तो उसको एक लिमिट तक जलने दो, पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाने दो, ताकि वो दोबारा एक बड़ी आग ना बन जाए। दूसरा, गेजिंग मेथड भी जानते हैं कि भाई ये लैंड है, ऐसे है, तो मान लीजिए यहाँ चरवा दिया, तो दूसरी बार यहाँ चरवा दिया, तो यहाँ दोबारा घास उगाई, मतलब एक ही जगह पे बार बार नहीं चरवा रहे। तो गेजिंग मेथड भी इनको पता है बढ़िया, जो कि रिड्यूस करता है वाइल्ड फायर इंटेंसिटी एंड प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, इससे प्रोटेक्शन हो जाता है। हाउएवर, लेकिन फिर भी ग्रासलैंड जो है वो उनको भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए लेस फंडिंग गवर्नमेंट करती है और अटेंशन भी यानी ध्यान भी नहीं देती। इंपॉर्टेंस इतना है बट ना गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है ना उन पर ध्यान दे रही है, किसके मुकाबले, फॉरेस्ट के मुकाबले। फिर भी हम सिर्फ फॉरेस्ट पे ही ध्यान दे रहे हैं। दिस शोज दैट ग्रासलैंड प्रोटेक्शन इज क्लोजली लिंक्ड टू इंडिजीनियस नॉलेज, कि भाई जिसको इंपॉर्टेंस पता है ना वही ग्रासलैंड प्रोटेक्शन का महत्व जानेगा, और राइट्स की भाई ज़रूरी है चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरा केस स्टडी क्या है कि ब्राज़ील के सेराडो ग्रासलैंड। ठीक है, सेराडो ग्रासलैंड में एक प्रकार का वृक्ष होता है इस तरह का, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें इसकी जड़ें जो है वो 15 से 10 मीटर तक धसी होती हैं, बहुत गहरी जड़ें होती हैं सेराडो ग्रासलैंड में इस वृक्ष की। अब जब यहाँ बारिश होती है ना दोस्तों, ब्राज़ील की बात बता रहा हूँ आपको, तो इन जड़ों से यानी इन जड़ों से रिसते हुए पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, यानी ग्राउंड वाटर बेड रिचार्ज होता है, यानी यहाँ पानी आती है और यही चल के मान के चलिए आगे जाके कहीं से नदियों का उद्गम बनती है। ठीक है, अमेज़न को पानी पहुँचाती है। तो भाई अगर सेराडो ही नहीं रहेंगे तो बारिश का पानी नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो पूरे अमेज़न का खात्मा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि भाई द सेराडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स सवाना इन द वर्ल्ड, की अलग अलग तरह की यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखो कितना बड़ा इलाका है ब्राज़ील का, ये पूरे साउथ अमेरिका में कितना बड़ा इलाका है। इट सप्लाइज वाटर टू मेजर ब्राज़ीलियन रिवर, और ब्राज़ील से निकलने वाली मेजर रिवर को ये पानी सप्लाई करता है। सपोर्ट द अमेज़न इकोसिस्टम, और पूरे अमेज़न के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। और सेराडो को जो है अमेज़न से भी ज़्यादा फास्ट से काटा जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, केमिकल्स यानी तरह तरह की चीज़ों से इसको हार्म पहुंचाया जा रहा है। और लॉ मेकर एंड इंडिजीनियस ग्रुप आर्ग्यू, यानी भाई कानून बनाने वाले और जो इंडिजीनियस वहाँ के लोकल है वो लोग कहते हैं कि अगर सेराडो नहीं बचेंगे तो अमेज़न भी नहीं बचेगा। इतना इम्पोर्टेंस है इन दो केस स्टडी से पता चला ग्रासलैंड का। ठीक है, एक ब्राज़ील का है और एक ऑस्ट्रेलिया के है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रासलैंड एज अ सोशल जस्टिस इशू, की भाई सामाजिक न्याय का मुद्दा कैसे है ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड जो है वो काफ़ी इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का होम है, जहाँ वो लोग रहते हैं जो ग्रासलैंड पे ही सर्वाइव करते हैं। तब के टाइम का एग्जांपल आप आर्यन को ही ले लो ना, एक टाइम पे आर्यन एक कम्युनिटी ही थी। अब भाई चरवाहे इस तरह के हर जगह हैं दुनिया में, अगर ग्रासलैंड नहीं बचेंगे तो वो चरवाहे भी नहीं बचेंगे, इस बात को समझना है। तो भाई अगर ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या होगा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, भाई जाएंगे कहाँ, डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये आर्यन माइग्रेट करके आ गए थे। ठीक है, इंडिया में हेल्थ रिस्क बढ़ता है क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब ग्रासलैंड ही नहीं होंगे तो कार्बन ऑब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि हम लैंड राइट्स को समझें, भाई चीज़ों को समझें कि भाई फॉरेस्ट के साथ ग्रासलैंड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और चलिए ज़्यादा नहीं रखते हैं तो बराबर का तो रखते ही हैं, तो उनको भी समझा जाए और लोकल कम्युनिटीज़ की मदद भी ली जाए कि ग्रासलैंड को अगर प्रोटेक्ट करना है तो जो भी डिसीजन है, जो भी पॉलिसी है, उसमें लोकल कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि उनके पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया। ठीक है, ट्रेडिशनल बर्निंग है, गेजिंग मेथड है, तो भाई उनको भी इंक्लूड करो अगर आपको बचाना है तो। लोकल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में लो और फेयर और इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसी बनाओ जिसमें हर तरह के बायोम्स का
एक समावेश हो। सिर्फ फॉरेस्ट पे फोकस करने से बात नहीं बनेगी। ग्लोबल गैप क्या क्या है भाई, क्लाइमेट गवर्नेंस जो हो रही है उसमें गैप्स कैसे कैसे हैं ग्लोबल लेवल पे, उसको समझते हैं। ठीक है, क्लाइमेट टॉक फोकस मेनली ऑन कार्बन इमिशन। सिर्फ हम कार्बन इमिशन के बारे में ही बात करते हैं जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग। इससे ज़्यादा किसी ने सुना भी क्या है, मतलब आम आदमी कहाँ सुनता है इससे ज़्यादा कि भाई बायोडाइवर्सिटी की चीज़ है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन सब बारे में बात हो भी नहीं रही है इंटरनेशनल फोरम पे उतनी ज़्यादा। डिफरेंट यूएन बॉडीज़, यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग बॉडी है वो अलग अलग चीज़ों पे फोकस, जैसे कुछ क्लाइमेट देखती हैं, कुछ बायोडाइवर्सिटी देखती हैं, कुछ लैंड को देखती हैं। इससे गैप आ रहा है। हमको क्या चाहिए, एक इंक्लूसिव, एक होलसम पॉलिसी मेकिंग बॉडी चाहिए जो हर तरह के बायोडाइवर्सिटी को एक समावेश तरीके से समझे, एक दूसरे की डिपेंडेंसी समझे कि भाई बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड कैसे डिपेंडेंट है। तब जाके एक होलसम प्लान बनाने की हमको ज़रूरत है। तीसरा क्या है, सम प्रोग्रेस, यानी कुछ प्रोग्रेस देखा गया है, कुछ बॉडी यूनियन की अच्छी काम करी है ग्रासलैंड के प्रोटेक्शन में, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इन्होंने अच्छा काम किया है ग्रासलैंड को प्रोटेक्ट करने में। देखिए ये क्या है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है UNCCD। इसको कब लाया गया था, तो 1994 में, और प्रभाव में कब आया, तो 1996 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया है। हाँ बिल्कुल किया है। कब किया था, 1996 में ही कर दिया था। तो इसने एक अच्छा काम किया है ग्रासलैंड को बचाने में। चलिए, इंटीग्रेटेड एक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि एक समावेशीय पहल की ज़रूरत है कि एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, जहाँ जैसे मैंने आपको कहा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट तीनों को एक साथ लेके, यानी एक होलसम प्लान के जरिए प्रोटेक्ट किया जाए। ग्रासलैंड शुड बी इंक्लूडेड इन कंट्रीज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCs। इन ये पेरिस एग्रीमेंट में एक बात कही गई थी जिसको हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC कहते हैं, कि भाई UN ने कुछ थोपा नहीं किसी के ऊपर। UN ने कहा कि आप अपने प्लान्स खुद बनाओ, हर देश अपने प्लान्स खुद बनाएगा कि उनको क्या अचीव करना है, क्लाइमेट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। किसी पे कुछ थोपा नहीं कि हाँ भाई तुम पेड़ लगाओ और तुम है कि भाई ग्रासलैंड को लगाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अपने हिसाब से बनाए। ठीक है, तो भाई ये जो आप हर देश प्लान बना रहा है ना NDC के लिए, इसमें वो ग्रासलैंड को भी इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक, दिस वुड स्ट्रेंथन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ एफर्ट्स। और तब जाके भाई एक क्लाइमेट मिटिगेशन यानी होलसम प्लान निकल के आएगा, एक अच्छा एफर्ट निकल के आएगा। इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडियन ग्रासलैंड फॉल अंडर मल्टीपल मिनिस्ट्री, कि भाई यहाँ के जो ग्रासलैंड है ना उनका जो जुरिडिक्शन है वो अलग अलग मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, काउजिंग पॉलिसी कन्फ्यूजन। भाई इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट देख रहा है, कहीं माइंस और मिनरल्स के अंदर चले जा रहा है कोई एरिया, तो बहुत दिक्कत हो रही है। सम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रॉन्गली लेबल ग्रासलैंड एज अ वेस्टलैंड, कि भाई ग्रासलैंड को गवर्नमेंट ने वेस्टलैंड समझ रखा, उसको डिक्लेयर कर दिया कि इसकी कोई यूज़ ही नहीं है, इसका मतलब कुछ महत्व ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वेस्टलैंड डिक्लेयर करके रखा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ने। तीसरा क्या है, इंडियाज क्लाइमेट गोल ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन सिंक कैन बी अचीव्ड मोर इफेक्टिवली बाई इंक्लूडिंग ग्रासलैंड नॉट जस्ट फॉरेस्ट। कि भाई हम सिर्फ फॉरेस्ट पे ध्यान देंगे, फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर हम ग्रासलैंड को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें, उसका भी अच्छे से प्रोटेक्शन करें, तब जाके जो इंडिया का कार्बन न्यूट्रल का जो 2070 का गोल है ना, नेट कार्बन जीरो इमिशन का, उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है पूरी बात का, कि आर्टिकल कहता है कि ग्रासलैंड्स आर वाइटल इकोसिस्टम नॉट एम्प्टी लैंड, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड, एक एम्प्टी लैंड नहीं है। प्रोटेक्टिंग देम इज एसेंशियल फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए भी, इंडिजिनियस कम्युनिटी के हिसाब से सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। टू अचीव दिस, कंट्रीज़ को ट्राई करना चाहिए कि भाई ग्रासलैंड को क्लाइमेट प्लान्स में इंक्लूड करे, प्रोटेक्ट करे कम्युनिटी के राइट्स को, कोऑर्डिनेट करे अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, कि भाई हर तरीके का मिलके एक होलसम, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ग्रासलैंड का, डिजर्ट का, फॉरेस्ट का, एक ही तरह का मोनोटोनस फॉरेस्ट नहीं करना है। एंड बेस डिसीजन ऑन साइंस नॉट ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट, कि भाई थोड़ा समझो चीज़ों को। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन को साइंस की नज़र से देखो, सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट की तरह से मत देखो कि भाई मिनरल्स मिल रहे हैं तो उड़ा दिए ग्रासलैंड। तो ये था आज का लेक्चर। ग्रासलैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया हमारे लिए इन्वायरमेंट के तौर पे। देखिए मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है,
उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब से वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही है IR में, उस पर भी वीडियोज़ आएंगी। तो भाई इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। दिस इज़ शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।